जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने अपने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि परमाणु अविभाजित सूक्ष्म कण होते हैं। लेकिन 1886 में ई गोल्डस्टीन ने कैथोड किरणों की खोज की और इनसे ही प्रोटॉन नामक कणों के बारे में पता लगा था। उन्होंने यह भी बताया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना ज्यादा होता है। 19वीं शताब्दी में जे टॉमसन ने कैथोड ट्यूब में कई प्रयोग किए और यह देखा कि ट्यूब में कण ट्यूब के धनात्मक सिरे की ओर चलते हैं। इसका मतलब है कि कण आवश्यक तौर पर ही ऋण आवेशित होंगे। टॉमसन ने इन कणों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के मुकाबले लगभग नगण्य था। इन सभी प्रयोगों से वैज्ञानिकों ने यह माना कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शेष था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इस उत्तर को ढूंढने के लिए कई कोशिशें की गई, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम टॉमसन परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। जे टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना के साथ संबंधित एक मॉडल तैयार किया, जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। टॉमसन ने अपने इस मॉडल में सुझाव दिया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। लेकिन टॉमसन के इस मॉडल के साथ कुछ खामियां भी जुड़ी हैं। यह मॉडल परमाणु की स्थिरता को नहीं समझा सका, अर्थात यह नहीं बता सका कि किस तरह परमाणु के अंतर्गत का धनात्मक आवेश और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। यह मॉडल परमाणु में नाभिक की स्थिति को समझाने में भी असमर्थ था। अब हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जानेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। इसलिए उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। अल्फा कणों के स्रोत को एक लेड डिब्बे में रखा, जिसमें एक छोटा सा छेद था। यह छेद यह सुनिश्चित करता था कि सिर्फ अल्फा कण ही निकलें। अल्फा कण इस प्रयोग में इसलिए चुने गए क्योंकि यह कण ज्यादा ऊर्जा वाले और भारी होते हैं। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे धन आवेशित अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया गया। सोने की पन्नी को एक गोल फ्लोरोसेंट रिंग में रखा गया, जिसके ऊपर जब भी कोई अल्फा कण टकराता तो यह रिंग चमकती थी। इस तरह अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की सारी व्यवस्था बनाई गई। यह अंदाजा था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में मौजूद अपरमाणु कणों द्वारा विक्षेपित होंगे। रदरफोर्ड के कई प्रयोगों से यह देखने को मिला कि तेज गति से चल रहे बहुत ज्यादा अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए और आश्चर्यजनक रूप से कुछ कण वापस आ गए। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने यह नतीजे निकाले। परमाणु के अंदर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से सीधे बाहर निकल गए। बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ये धनावेशित कण सीधे ही इस कम आयतन वाले धनावेशित भाग से टकराए। इन सभी नतीजों से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल पेश किया, जिसके लक्षण कुछ इस तरह थे। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं।
नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी थी। जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्ष में घूमता है और त्वरित होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्वरण के दौरान ऊर्जा का विकिरण करेगा और अंत में ऊर्जा खत्म होने पर नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम सभी जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। मॉडल की इन कमियों को कैसे दूर किया गया, यह हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम बोर के परमाणविक मॉडल के बारे में जानेंगे। रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इससे हमें पता चलता है कि परमाणु स्थायी ही होते हैं। क्या आप हमारे सौर मंडल के बारे में जानते हो? इसके केंद्र में सूर्य स्थित होता है, जो अपनी जगह नहीं बदलता। शेष ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द निश्चित विविक्त कक्षाओं में गति करते हैं। परमाणु के अंदर कण भी कुछ इसी प्रकार से व्यवस्थित हैं। नाभिक सूर्य की तरह केंद्र में मौजूद है और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह निश्चित कक्षाओं में नाभिक के इर्द गिर्द होते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रत्येक ऊर्जा स्तर के पास अपनी ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा का किसी रूप में भी विकिरण नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं को नाम दिए गए हैं। नाभिक से शुरू होते हुए ऊर्जा स्तरों को K, L, M, N स्तर कहा जाता है। इन स्तरों को संख्याओं द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। जैसे K स्तर के लिए N को 1 लिया जाता है, L स्तर के लिए N का मान 2 लिया जाता है, M स्तर के लिए N का मान 3 लिया जाता है और N स्तर के लिए N का मान 4 लिया जाता है। N ऊर्जा स्तर का नंबर है। अब तक हमने यह जाना कि परमाणु में 2 कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन का सारा द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है, जिसको नाभिक कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर में घूमते हैं। लेकिन बच्चों, सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक और परमाणु कण मौजूद होता है। इसका पता 1932 में जे चैडविक ने लगाया। इस कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था और इसका कोई भी आवेश नहीं था। यह था न्यूट्रॉन। अब हमारे पास परमाणु का पूरा आकार और संरचना मौजूद है, जो इस प्रकार है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। कक्षाओं में वितरण के लिए बोरबरी ने नियम प्रस्तुत किया। किसी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 2n का वर्ग के बराबर, जहां n जो है वो कक्षा या ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। जैसे K कक्ष के लिए n का मान 1 है, तो K में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2 गुणा में 1 का वर्ग बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन। L में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2 गुणा में 2 का वर्ग, यानी कि यहाँ पर n का मान 2 है, तो उत्तर आता है 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से M कक्ष में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 2 गुणा में 3 का वर्ग, 2 गुणा 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। N कक्ष में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 गुणा में 4 का वर्ग, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन। इसी के साथ सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि
उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते, अर्थात कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना इस प्रकार है। बच्चों, अब हम संयोजकता के बारे में जानेंगे। बच्चों, परमाणु की संरचना को और अधिक समझने के लिए आओ पहले दो सरल परमाणुओं हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बात करें। हाइड्रोजन और हीलियम में इलेक्ट्रॉन संख्या और आकार में अंतर होने के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण अंतर है। क्या आप बता सकते हैं कि वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि हाइड्रोजन बहुत से तत्वों के साथ आसानी से क्रियाएं करता है, लेकिन इसके विपरीत हीलियम पूर्ण रूप से अक्रियाशील है। लेकिन बच्चों, इस तरह क्यों है? हीलियम की तरह आर्गन, नियॉन भी रासायनिक क्रियाओं में हिस्सा क्यों नहीं ले सकते? इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि अगर दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो वह क्या चीज है जो इस क्रिया को संभव बनाती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है संयोजकता यानी वैलेंसी। संयोजकता को समझने के लिए सबसे पहले आओ इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के बारे में बात करें। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था का अर्थ इलेक्ट्रॉन्स की परमाणु के कक्षाओं के अंदर व्यवस्था है। बच्चों, आपने बोरबरी नियम पढ़ा ही है। उसमें था कि सबसे पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक भी कहा जाता है। यहाँ पर यह याद रखने योग्य है कि अष्टक स्तर स्थिर स्तर माना जाता है। आओ इसके एक उदाहरण को समझें। सभी बच्चों को टॉफियाँ बहुत पसंद है। मान लीजिए आपके पास टॉफियों का एक बैग पड़ा है और आपको कहा जाता है कि आप जितनी चाहें उतनी टॉफियां ले सकते हैं। आप एक बार में एक हाथ से कितनी टॉफियां उठा सकते हो? जितनी आपकी मुट्ठी में आ सकती हैं। इसी प्रकार बच्चों, इलेक्ट्रॉन कक्ष या स्तर भी उतने ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं जितनी की उनकी क्षमता है। इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो उनमें केवल एक ही कक्ष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन और हीलियम स्थिर हो जाते हैं। इसी प्रकार और तत्व भी अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर स्थिर या अष्टक स्तर प्राप्त कर सकते हैं। जिन तत्वों में बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं होती वह अस्थिर होते हैं। आओ ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं। ऑक्सीजन के पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसकी रचना कुछ इस प्रकार होगी। हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं और वह स्थिर नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन 2 काम कर सकता है। या तो वह 6 इलेक्ट्रॉन बाहर देकर 2 इलेक्ट्रॉन रख ले और स्थिर हो जाए, या फिर बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके अष्टक बना ले। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना ही सरल होगा। बच्चों, रासायनिक क्रियाएं भी इसी तरह इलेक्ट्रॉनों को साझा करने व स्थानांतरण करने के साथ होती हैं। परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाती है। जैसे कि हाइड्रोजन को स्थिर होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था कुछ इस प्रकार है। तो 8, 2। इसका अर्थ हुआ कि मैग्नीशियम को अष्टक बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई भी तत्व इतने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसलिए मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष से दे देता है, जिसके साथ उसकी नई इलेक्ट्रॉन व्यवस्था 2, 8 रह जाती है, जो कि स्थिर है। तो इस तरह बच्चों, प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं।
आइए अब पढ़ते हैं परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के बारे में। परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। इसे Z संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं। इसलिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 है क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन हैं। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे A के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम के नाभिक में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन हैं। इसलिए एल्युमिनियम का द्रव्यमान 13 × 14 27 है। परमाणु का विस्तारित संकेत परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। लिखने के लिए हम बीच में लिखते हैं तत्व का प्रतीक और दाहिनी ओर ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या और नीचे लिखते हैं परमाणु संख्या, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर X लिखा गया है जो तत्व का प्रतीक है, A द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है और Z परमाणु संख्या को दर्शाता है। या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, X के ऊपर लिखा है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन और X के नीचे लिखा है प्रोटॉन। उदाहरण, नाइट्रोजन परमाणु की परमाणु संख्या 7 है और द्रव्यमान संख्या 14 है। इसलिए इसे N के ऊपर 14 दाहिनी तरफ और नीचे 7 लिखा जाता है। इसके पश्चात आइए समझते हैं समस्थानिक और समभारिकों के बारे में। समस्थानिक ऐसे दो तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 परमाणविक स्पीशीज होते हैं। सबसे पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा टाइट्रियम। इनमें परमाणु संख्या सभी की समान है जो कि 1 है, परंतु द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। इसी तरह से इसका अन्य उदाहरण है क्लोरीन। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं जिनमें एक समस्थानिक का परमाणु हाइड्रोजन के समस्थानिकों को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, 1H1, 2H1 और 3H1। इसी प्रकार समस्थानिकों का एक और उदाहरण है क्लोरीन। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या 35 और 37 होती है। इन्हें दर्शाने के लिए क्लोरीन 3517 और क्लोरीन 3717 के रूप में लिखा जाता है। अब हम जानेंगे समस्थानिकों के अनुप्रयोग। समस्थानिकों को अनेक जगह पर उपयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कैंसर के उपचार में भी समस्थानिकों का प्रयोग होता है, जैसे कि कोबाल्ट जैसे समस्थानिक को कैंसर के रूप में कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंगा नामक रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे समभारिकों के बारे में। ऐसे दो तत्व जिनमें परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहलाते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है, कैल्शियम और आर्गन दोनों की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, परंतु इन दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है। इसलिए ये दोनों समभारिक का उदाहरण हैं।